everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we cover daily current affairs in this particular session. आज के सेशन में हमें क्या कवर करना है, मैं आपके सामने एक लिस्ट रखती हूँ, एक इंडेक्स है कि कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे। उससे पहले सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें हैं, कर दिया करो दिल से। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। सेकंड केस इज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज डू लेट अदर्स नो ऑल्सो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वाई नॉट टू शेयर विद अदर्स, मतलब एज इन अगर आप ऐसे शेयर करना चाहें वैसा नहीं, शेयर इन द सेंस यू कैन रेफर अदर्स कि ये सेशन होता है और यू कैन रेफर टू दैट, अच्छा होता है अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं आज के सेशन में। ये एक लिस्ट आपके सामने मैंने रखी है जिसको हमें कवर करना है, मिलके कवर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज हिंदू के अंदर आए हैं, पहले हम उनको लेंगे। पहला एडिटोरियल बात कर रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंक्रीजिंग इन इंडिया। क्या ऐसा है? आपको क्या लगता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो यही सवाल आता है। तो ये आपके जीएस पेपर 2 से हेल्थ सेक्टर से लिंक करता है। जीएस पेपर 2 के हेल्थ से इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, अगर आप देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, उससे भी लिंक करता है। क्योंकि देखो यहाँ पर ना जो भी एडिटोरियल होंगे उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि हिंदू में कितना है उतना ही कवर करना है। मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि एक आर्टिकल में हिंदू में अगर इतना दिया गया है तो आपको उसका पूरा पर्सपेक्टिव प्लस माइनस जितनी भी बाकी सारे पॉइंटर्स फॉर्मेट में चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप उनको डायरेक्टली अपने मेंस में यूज़ कर सको, ठीक है। तो हर एक आर्टिकल को हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। सेकेंड एडिटोरियल कह रहा है इज द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस फ्लॉड। तो यहाँ पर ये भी आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू एजुकेशन ऑल्सो। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क, एक सिस्टम जो इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देता है। क्या अब रैंकिंग बहुत मैटर करती है, क्यों, कैसे, सब बताऊंगी। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि क्या इश्यूज आ रहे हैं इस चीज़ में, क्या फ्लॉज हैं और वो इश्यूज से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इन डिटेल। ये 2 आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद ये एक लिस्ट है, 2 स्पीशीज़ लेंगे आज। देखो यूपीएससी ना प्रीलिम्स, अगर आपने 2023 का पेपर पढ़ा हो तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया यूपीएससी का, मतलब यूपीएससी स्पीशीज़ के फीचर से सवाल उठाने लग गई है। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फीचर्स हम ऐसे समझते जब ब्लैक आइज, ब्राउन कलर्स, तो ये कहीं से भी सवाल आ सकता है अब। तो इसीलिए हम ये 2 स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट थी न्यूज़ में, तो दोनों कवर करेंगे। मिजोरम पैराशूट गेको क्या है, क्या स्पेशल इसका फीचर है वो, और गोल्डन जैकल ये क्यों न्यूज़ में है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये न्यूज़ में आ गया भैया, तो अब हमें इनको करना पड़ेगा, ठीक है। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स क्या कहते हैं, ये आप लिंक कर सकते हो अपने मेन से भी। तो ये ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके इन इस पर्टिकुलर जेंडर सोशल नॉर्म से आप अपने जीएस पेपर मेंस के अंदर भी इसकी जो रैंकिंग्स है, रैंकिंग नहीं बेसिकली कहूँगी, जो इशू आता है वो इसको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो अपने मेंस में, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अभी भी स्टिल एजुकेशन तो ठीक है लेकिन चीज़ें कुछ वैसी ही हैं। क्या चीज़ें हैं सब अभी बताऊंगी। और 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, मॉडर्न हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जीएस पेपर 1, तो वहाँ से आप इनको लिंक कर सकते हो। तो लिंकेज खुद से खुद आ जाएगी अगर आप ना सिलेबस एक बार याद कर लो। इफ़ यू हैव मार्क्ड अप द सिलेबस, वो एक बार रट्टा मार लो, रट्टा ही मारना है सिलेबस का। तो ये लिंक जीएस पेपर 1 से 2 से कौन सी चीज़ मैं कहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, कहाँ कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, खुद से आ जाएंगी। बस सिलेबस याद करने की देरी है, ठीक है। वो देरी ना रह जाए ये ज़रूर देख लेना। चलो अब चलते हैं। इज़ द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस फ्लॉड? क्या लगता है आपको? आज जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है स्कूल में, पेरेंट्स देखते हैं, सॉरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो आप क्या देखते हो? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रैंकिंग। ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जब बोलती हूँ कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये इसकी रैंकिंग ये है, इसकी रैंकिंग ये है, तो जब भी आप एडमिशन कराते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हो, उस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग देखते हो।
बात सवाल यही है कि क्या ये रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेजेस जिसको हम करते हैं, इज इट फ्लॉड? तो ये सवाल बनता है और इसको लेके पूरा एक सिनेरियो है। मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। आपको NIRF ही पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करता है बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स। कुछ पैरामीटर्स होते हैं 5। देर आर 5 की इंडिकेटर्स। ये पाँचों के पाँचों मैं आपको बताऊंगी और ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप रैंकिंग दोगे। और ये रैंकिंग जो है ये बच्चों को हेल्प करेगी, पेरेंट्स को हेल्प करेगी कि आप हायर एजुकेशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। क्या बेसिस है, मैं 5 कॉलेजेस को अगर रैंक करना चाहूँ, 5 इंस्टीट्यूशंस को कैसे रैंक करूँगी? पहले तो देखूंगी वहाँ का टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज, इसको 30% वेटेज दी गई है। So this indicator assesses the quality of teaching and learning facilities in an institution. It takes into account the factors such as मतलब वहाँ पर learning कैसी है, teaching कैसी है, student faculty ratio कैसा है, faculty की qualification क्या है, student centric initiatives हैं या नहीं है। आप किसी भी कोर्स में भी एनरोल करते हो तो ये सब देखते हो ना, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये इंडिकेटर फोकस करता है रिसर्च एक्टिविटीज़ पे कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हुई हैं और फंडेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या कोलैबोरेशंस हैं, इसको भी 30% वेटेज दी गई है। फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम्स कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं वो सब देखा जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी देखी जाती है, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर परस्यूड बाय द ग्रेजुएट्स। तो ये इंडिकेटर एग्जामिन करते हैं कि अच्छा वहाँ के इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन कैसी होगी, ये सब कुछ। 20% वेटेज। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कि क्या वो इंस्टीट्यूशन सोशली इंक्लूसिव है, क्या वो मतलब देयर इज डाइवर्सिटी ऑन द कैंपस, क्या फैसिलिटीज़ हैं फॉर डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स, तो ये 10% वेटेज। परसेप्शन 10%, ये इंडिकेटर परसेप्शन देखता है। आपका परसेप्शन, किसी का परसेप्शन अलग है तो सर्वे होगा। सो इट इज़ डिटरमाइंड थ्रू सर्वे, एकेडमिक्स, वहाँ की एम्प्लॉयर्स, वहाँ के जनरल पब्लिक, जो इंस्टीट्यूशन बेसिकली दिस इंडिकेटर टेक्स इनटू अकाउंट द परसेप्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अमंग द एकेडमिशियंस, अमंग द एम्प्लॉयर्स, अमंग द जनरल पब्लिक। तो उसके बेसिस पे आप इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करते हो। स्कोर आता है, फिर उसके बाद वो जो स्कोर आने के बाद ये स्कोर जो इंस्टीट्यूशंस को मिलता है ओवरऑल फिर एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया ना, क्योंकि यहाँ से देखो बच्चा, उनके पेरेंट्स, वो उसी से ही उनके लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन से वो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चूज करते हैं। जब रैंकिंग रिलीज होती है तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। ओवरऑल, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो NRIF रैंकिंग है ना, इट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न कि भैया ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज लाइक वो लैक ऑफ डेटा नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, आप क्या मेथड्स यूज कर रहे हो उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वो क्रिटिसिज्म आने लगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज इशू विद द डेटा। अब यहाँ पर डेटा के इशू को लेकर एक पॉइंट है जिसमें इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, दैट इज बाइब्लियोमेट्रिक्स। क्या होता है बाइब्लियोमेट्रिक्स? जब तक ये टर्म नहीं समझ आएगी तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। पूरी बात यहीं पे घूमती है और इसके रिगार्डिंग पॉइंटर्स भी हैं। बाइब्लियोमेट्रिक्स यानी कि मान लो एक इंस्टीट्यूशन है, अब ये क्या करता है ना, उसके कुछ रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, आपने उस इंस्टीट्यूशन, बाइब्लियोमेट्रिक्स रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव मेजर्स दैट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द रिसर्च आउटपुट। बोले तो माने तो ये कि क्वांटिटेटिव मेजर्स मतलब मैं ये देख रही हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन ने कितने जर्नल्स, पेपर्स पब्लिश करे, नंबर देख रही हूँ, क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वालिटी चेक नहीं कर रही हूँ। ये ध्यान से सुनना,
आई एम नॉट चेकिंग द क्वालिटी, आई एम चेकिंग द क्वांटिटी. इवैल्यूएटिंग रिसर्च, इट इज़ लाइक अ वे ऑफ मेजरिंग द रिसर्च. आप ऐसे लगा लो कि अच्छा इट लुक्स एट थिंग्स लाइक नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइम्स वो पेपर मैंशन हुआ, या फिर इट इज साइटेड बाय द अदर साइंटिस्ट. एक टर्म और आएगी यहाँ पे, दैट इज साइटिंग. अब साइटिंग जिसको नहीं पता वो बता देती हूँ. मान लो कल को मैं कोई पेपर लिख रही हूँ और मैं क्या है बाकी इन्फॉर्मेशन, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आई रेफर टू दी अदर सोर्सेज, मैं बुक्स देखूंगी, वेबसाइट्स देखूंगी. तो अपने पेपर में मैं उस सोर्स को मेंशन करूंगी, राइट, ताकि अगर किसी को इन डेप्थ स्टडी चाहिए, वो ओरिजिनल सोर्स क्या है उसकी फाइंडिंग वो मैं मेंशन करूंगी. सो साइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इट शोज दैट यू आर गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू द पीपल जिन्होंने उस पर रिसर्च करी थी. आपने उस मतलब आप यू आर यूजिंग इट, आपका वो सोर्स रहा था, राइट. सो समटाइम्स पीपल और इंस्टीट्यूशंस ना, अब बात क्या है, ये साइटिंग हो गया और ये बाइब्लियोमेट्रिक हो गया. बाइब्लियोमेट्रिक बहुत पॉपुलर हो गया बिकॉज बहुत क्विक है, बहुत इजी है. मैं ये जान लूँ बिना पढ़े बिना एनालाइज किए कि भैया यहाँ तो मस्त ऐसे 500 पेपर पब्लिश होते हैं, इतने जर्नल्स, ये वो नंबर्स के बेसिस पे खेल रहे हैं. मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे आप नंबर्स के बेसिस पे वो 500 1000 एक बड़ा नंबर तो दिख रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है. हम बोलते हैं ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो क्वालिटी में आपने पेपर नहीं पढ़ा, आपने मतलब यू डिडंट कैप्चर दैट क्वालिटी, उस रिसर्च का इम्पैक्ट कितना है सोसाइटी पे, बस बाकी सारे फैक्टर्स देख लिए लेकिन ये नहीं देखा उस रिसर्च की ओरिजिनलिटी कितनी है, कितने मतलब कोलैबोरेशन उनका रहा हो, क्या वो रिसर्च जो है उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट रहा उनकी फाइंडिंग्स पे. तो ये बाइब्लियोमेट्रिक जो है ये कैप्चर नहीं करता. बाइब्लियोमेट्रिक इज सीन एज एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट टूल फॉर इवैल्यूएटिंग research output because it provides quantitative measures. लेकिन it is very important to note that relying solely on the bibliometrics for research assessment अगर किसी इंस्टीट्यूशन की, तो वो एक लिमिटेशन है. रिसर्च इवैल्यूएशन हमेशा it should take into account other factors. उस क्वालिटी देखो उस रिसर्च की, उसका सोसाइटल इम्पैक्ट देखो, रेलिवेंस टू स्पेसिफिक फील्ड है या नहीं वो देखो. बहुत से इंस्टेंसेस हमने ऐसे देखने को मिले हैं. यहाँ पर उन्होंने केस रिपोर्ट किया हुआ है वेयर अ डेंटल कॉलेज इन चेन्नई वाज यूजिंग सेल्फ साइटेशन प्रैक्टिसेस. अभी साइटिंग बताया ना, आप सोर्स जो है मेंशन करते हो, यहाँ पर आ रहा है सेल्फ साइटेशन. अगेन एंड अगेन आप अपने सोर्सेज को रेफर किए जा रहे हो, यू आर हाईलाइटिंग इट ताकि यू बूस्ट योर रैंकिंग. ठीक है, बार बार यू रिपीटेडली डूइंग दिस एंड वो जेन्युइन मेजर नहीं है, फिर तो आप यू आर लाइक चीटिंग, राइट. यही बात हो गई. सो साइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन समटाइम्स इंस्टीट्यूशंस अपने रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, दे डू थिंग्स लाइक साइटिंग देयर ओन पेपर्स ओवर एंड ओवर अगेन और कोलैबोरेटिंग विद अदर्स जस्ट टू इंक्रीज देयर साइटेशन काउंट. काउंट बढ़ गया, काउंट ही तो होता है यहाँ पे. सो ये एक केस आया. सो यहाँ पर ये सारी प्रैक्टिसेस जो है डिस्टोर्टेड द पिक्चर ऑफ रिसर्च क्वालिटी. ठीक है, तो ये आर्टिकल में अब कहा है कि ओवरली रिलाइंग ऑन बाइब्लियोमेट्रिक्स फॉर रैंकिंग द यूनिवर्सिटीज और इवैल्यूएटिंग द रिसर्च, इसके सेवरल इश्यूज हैं. पहला, इनकम्प्लीट असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकसिंग ऑन मेजर्स लाइक नंबर ऑफ पेपर्स, क्वालिटी और इम्पैक्ट पे तो पार्शियल व्यू है, तो इनकम्प्लीट असेसमेंट हो गई. दूसरा, नेग्लेक्ट ऑफ लोकल एंड नेशनल फोकस, कि जब हमें ये लगता है कि अच्छा ये टॉपिक ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रायोरिटाइज हम उस पर देते हैं ना कि ये मेरा जो आर्टिकल है इट विल बी पब्लिश इन इंटरनेशनल जर्नल, तो आप ऐसे रिसर्च को जो नेशनल और लोकल इश्यूज पे फोकस करता है वो यू निग्लेक्ट दैट. इनएक्यूरेसी एंड मिसयूज ऑफ डेटा, ये मैंने अभी आपको बताया डेटा का मिसयूज हो सकता है. ट्रांसपेरेंसी नहीं है. रैंकिंग सिस्टम्स लाइक NIRF शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द डेटा दे कलेक्ट, द सोर्सेज दे यूज, कैसे कैलकुलेट करते हो आप स्कोर्स को. पीछे न्यूज़ में था कि जहाँ पर NIRF की रैंकिंग ने ये दिखाया था कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का 100% परसेप्शन रहा, उसको रैंकिंग दे दी ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर. ठीक है, तो ये इशू रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. इट डज नॉट ऑफर अ डिटेल्ड व्यू which make it difficult to fully understand कि how the rankings are being determined. Imprecise labels used to assess these aspects, मतलब आप देखो चीज़ें जब potentially misleading होने जा रही हैं. Over reliance करना on bibliometrics and rankings such as the NIRF have certain effects. क्या effects है? मैनिपुलेशन एंड ऑब्सक्योर्ड परफॉर्मेंस. तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी वेबसाइट अपनी देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो सच कहाँ बताते हैं,
राइट। एम्बिग्यूटी बहुत है, मतलब असेसमेंट क्राइटेरिया देख लो, मैनिपुलेशन, परफॉर्मेंस ऑब्सक्योर्ड है, प्रायोरिटाइज, मतलब you cannot solely rely on these rankings. Institution may prioritize the activities, जैसे कि मैंने आपको citation वाला बताया, to improve their rankings without focusing on the quality of education and research. मेरा ध्यान कहीं और चला गया ना। अब क्या है, मैं ये देख रही हूँ बस मेरे को नंबर बढ़ाना है अपना, राइट, वो नहीं देख रही कि क्वालिटी पे काम कर लूँ। और एम्बिग्यूटी बहुत आ गई चीज़ों में, तो ये चीज़ें जो है एक अनहेल्दी कंपटीशन का एक पॉइंट है। अनहेल्दी कंपटीशन में यही है कि जब मेरे को ये लगे कि सामने वाला तो बहुत कर रहा है, मुझे भी करना है, मतलब मैं अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर रही हूँ, अपने गोल से भटक के मैं फोकस कर रही हूँ कि किसी तरीके से मेरे नंबर बढ़ जाए, राइट। तो वहाँ पर आप अपनी, अगर आपका गोल आपका एजुकेशन और रिसर्च को अगर आप एक्सीलेंस उसमें लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी। लेकिन विद फॉल्स मेथड्स अगर आप अनहेल्दी कंपटीशन में एंटर करके आप अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहोगे तो वो गलत हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट रैंकिंग शुड बी व्यूड एज वन ऑफ मेनी टूल्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग एन इंस्टीट्यूशन, सोलली नहीं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शुड ऑल्सो कंसीडर अदर फैक्टर्स लाइक प्रोग्राम ऑफरिंग्स, फैकल्टी की एक्सपर्टाइज, फैसिलिटीज, राइट, ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब कुछ भी आपको इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड पॉलिसीज़ है उससे। क्या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंडिया के अंदर इंक्रीज कर रही हैं, ये आर्टिकल है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज की बात कर रहा है, तो उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती है। जो कम्युनिकेबल नहीं है, जो इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब दे आर बिकॉज ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ या तो जेनेटिक या साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल या बिहेवियरल फैक्टर्स, कैंसर, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अस्थमा, कारण किसी का भी ले लो, सबका मिले जुले 2-4 कारण हैं। टोबैको का यूज़, आज आपकी जो अनहेल्दी डाइट है, जो आप हार्मफुल यूज़ करते हो एल्कोहल का, फिजिकल इनएक्टिविटी है, पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव और इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है वो बताऊंगी, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है बट वील डिस्कस। लेकिन पहले जो इस आर्टिकल में डेटा दिया हुआ है ना, वो आपके मेंस में काम आएगा। In a recent study, it was found that there are some concerning findings about diabetes and non-communicable diseases, वो diseases जो person to person spread नहीं होती है। स्टडीज़ ने दिखाया कि 2019 से 2021 तक एडिशनली 31 मिलियन पीपल इन इंडिया डेवलप डायबिटीज़। In 2021, study also found that there are a total of 101 million people in India with diabetes, 136 million people with pre-diabetes. Pre-diabetes मतलब पर्सन का ब्लड शुगर लेवल जो है दैट इज हायर देन नॉर्मल, लेकिन इट इज नॉट हाई एनफ टू बी कंसीडर्ड एज डायबिटिक, राइट। नंबर्स हैं, स्टडी ने बताए 315 मिलियन पीपल इन इंडिया हैड हाई ब्लड प्रेशर, 254 मिलियन ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं, 351 मिलियन पीपल को एब्डोमिनल ओबेसिटी है, मतलब वो वेस्ट के आसपास जो आपका फैट होता है, इट इज़ अराउंड दैट वेस्ट। 213 मिलियन पीपल हैड अ कंडीशन ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, जहाँ पर हाई कोलेस्ट्रोल लेवल होता है। 185 और इसकी वजह से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स आते हैं। 185 मिलियन पीपल हैड हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल बोलते हैं। तो ये सारा स्टडी ने बताया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रोवाइड्स यू द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ पीपल इन इंडिया, जिससे हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहला कि इंडिया के अंदर ना जो डिसीज़ है वो ऐसा नहीं है कि बस है, वो वैरी कर रही है अक्रॉस द कंट्री रीजन वाइज, जैसे कि केरला, गोवा, पुडुचेरी, यहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा है लोगों को, और उत्तर प्रदेश, मिजोरम जैसे ऊपर देखो तो वहाँ पर लो रेट है। तो प्रॉब्लम जो है डिसीज़ की दैट इज़ ऑल्सो वेरिंग अक्रॉस द कंट्री, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, दे आर नाउ कॉमन इन इंडिया। मतलब अगर आप देखो तो ये डिसीजेज करंटली दे आर कॉमन इन सिटीज़, अभी रूरल एरियाज में नहीं है, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर अगले 5 सालों के अंदर यू विल सी डायबिटीज़ इन रूरल एरियाज ऑल्सो, वहाँ भी इंक्रीज कर जाएगी। और एक सर्वे अभी हुआ है, द स्टडी इज कॉल्ड लाइक मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया। उसने एडल्ट्स को जो 20 साल से ऊपर के हैं अक्रॉस द कंट्री उनका सर्वे लिया, एंड वहाँ पर ये नंबर आया है दैट पीपल विद डायबिटीज़ एंड अदर रिलेटेड डिसीजेज वो इंक्रीज हो रहा है, और अर्जेंट एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स एक हेल्दी लाइफ जिए।
प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, फोकस, क्या प्रॉब्लम यही है? प्रॉब्लम क्या है? अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो नहीं, न्यूट्रिशियस डाइट है नहीं, बैलेंस डाइट है नहीं, ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करो जो जिस पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। आपको आज लग रहा है, आप बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप अपडेटेड हो रहे हो इन चीज़ों से, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और आप लेकर आ सकते हो। लोगों को एडुकेट करने की ज़रूरत है कि एक हेल्दी चॉइस आज के टाइम पे डेली लाइफ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायबिटीज़, इनको मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है उसके अंदर लाया है। गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करे हुए हैं टू स्ट्रेंथन दी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस लाना, डेवलप दी हेल्थ केयर वर्कफोर्स, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इंडिया और ग्लोबल लेवल की बात करूँ तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो मतलब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन इनिशिएटिव्स क्या हैं। NPCDCS ये इनिशिएटिव है, राइट, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, स्ट्रोक, ये पूरा इसका नाम है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। फिर सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर रही है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटी स्कीम, राइट, जन औषधि केंद्र है, स्टोर है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हो, आप एक अफोर्डेबल मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड करो। ग्लोबल लेवल पे अगर देखो तो 2019 में WHO ने एक्सटेंड किया था, अभी प्लान को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। पहले था 2013 से 2020 का, नाउ इट इज टिल 2030। तो देर इज अ नीड फॉर रोबस्ट हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम्स जो हेल्थ को प्रमोट करे, डिटेक्ट करे, रिस्क फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है उसको कंट्रोल करे, डिसीजेस को ट्रीट करे इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, राइट। सो दिस शुड बी, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस नीड टू बी दी हाई प्रायोरिटी इन फाइनेंशियल एलोकेशन, ऐसा लगा लो। और जो भी हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अगले आर्टिकल की तरफ। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स और मेंस से एसोसिएटेड जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं, जिसमें पहले ये एक आपको दिख रही होंगी मैडम, मिजोरम पैराशूट गेको। तो ये एक स्पीशीज़ है एंड इम्पॉर्टेंट है। साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस न्यू स्पीशीज, लीजर्ड की तरह आपको दिख रही होगी, ग्लाइडिंग गेकोस। दे ग्लाइड कैसे अभी बताऊंगी। नाम मिजोरम के अंदर दिखी तो इसलिए मिजोरम पैराशूट गेको, पैराशूट टर्म, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना इसके लिए मतलब स्टोरी की तरह स्पीशीज के बारे में सुन लो। एक टाइप ऑफ लीजर्ड है, स्पेशल ये है कि इट ग्लाइड्स थ्रू एयर, जैसे कि एनिमल्स फ्लाई वैसा कुछ है। मतलब देयर आर 14 नोन गेकोस दैट कैन ग्लाइड, ये देख लो। पहले मतलब yes, it has been found, scientists believe that this species evolved, it changed over time because it got separated from its closest relative called G. popensis। फीचर इसके क्या है कि देखो, मोस्ट ग्लाइडिंग एनिमल जैसे बर्ड्स है और बैट्स है, दे हैव विंग्स मेड ऑफ बोन्स, बट द मिजोरम पैराशूट गेको इज डिफरेंट। डिफरेंस से ही सवाल बनता है। इंस्टेड ऑफ बोन्स इट हैज स्पेशल फ्लैप्स ऑफ स्किन। When these geckos jump, मतलब जैसे ट्री से वो जंप करते हैं, एयर pushes against the flaps of the skin, make them stretch out just like a parachute, और they help the gecko to slow down and fall at a slower speed। तो इस तरीके, इसीलिए इनको पैराशूट गेको जो है ग्लाइडिंग गेकोस बोला जाता है। तो गेकोस मतलब दे आर अ टाइप ऑफ रेप्टाइल ओनली दैट आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग जगह पर। और यहाँ पर गेकोज हैव लाइक स्पेशल अडॉप्टेशन, दे हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, कहीं पर भी, रेन फॉरेस्ट हो गया और कई डेजर्ट्स में भी मिलते हैं। तो बहुत ही एडॉप्टेबल क्रिएचर्स हैं। इनकी एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू कैमोफ्लाज, राइट, जस्ट अ सेकेंड, राइट, कैमोफ्लाज मीन्स मतलब जैसे कि वो अपनी बॉडी को, जो उनकी शेप है ना, आप बोल सकते हो दे चेंज, राइट। दिस मीन्स दैट दे कैन ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स, और फिर उनको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट देम। तो ये इनका फीचर है जिसकी वजह से प्रीडेटर्स के लिए मुश्किल हो जाती है टू सी देम, राइट। सो दैट इज द केस। बाकी फीचर्स जो है मैंने आपको बता ही दिए, बाकी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी हैं। दे आर दी रेप्टाइल्स फाउंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, राइट, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। चलो अब ना एक और ये स्पीशीज़ हैं, थोड़े भाई साहब न्यूज़ में आ गए, इनकी थोड़ी तस्वीर
माइंड में कैद कर लो, गोल्डन जैकल। अब ये गोल्डन जैकल ऐसा है कि कॉमन जैकल है एंड साइंटिफिक नेम है कैनिस ऑरिस, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका टू साउथ ईस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया इंक्लूडिंग बर्मा, वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दे आर स्मॉल एज कम्पेयर टू देयर रिलेटिव्स इनके वॉल्स और वाइल्ड डॉग्स हैं। दे आर क्वाइट वाइड स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, हिमालय से वेस्टर्न घाट्स तक हर जगह। दे आर अबंडेंट इन वैलीज एंड अलॉन्ग रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, राइट। सो यहाँ पर ना इनके फीचर्स, वो तस्वीर कैद कर लो थोड़ा सा माइंड में। इट हैज़ लॉन्ग पॉइंटेड ईयर्स, यहाँ से सवाल बन सकता है, लॉन्ग पॉइंटेड ईयर्स है। कोट ऑफ द एनिमल इज रेदर कोरस एंड नॉट वेरी लॉन्ग। टेल थोड़ी दिख नहीं रही है बट फ्लफी होती है। एंड द कलरेशन जो है इनकी फर का, वो जिस रीजन में ये बैठ होते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है, सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है। मोनोगेमस है, मीनिंग दे मेड फॉर लाइफ, जैसे आज के टाइम में ह्यूमन बींग्स मेक लाइफ पार्टनर फॉर लाइफ, वैसे ही। दे आर अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवोरस, दे आर टेरिटोरियल एनिमल्स दैट हंट इन ग्रुप्स, और ये नॉक्टर्नल है। अगर वहाँ इफ दे आर लिविंग इन एन एरिया दैट ह्यूमन्स इनहैबिट, तो दे स्टे नॉक्टर्नल, दे आर एक्टिव एट, दे कम आउट एट नाइट। लेकिन इन अदर एरियाज दे मे बी पार्शली डायर्नल ऑल्सो, मतलब दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, और IUCN स्टेटस जो है वो है शेड्यूल 2, तो ये आपको रखना है ध्यान में। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल देख लो, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में है। उनकी अभी 126th बर्थ एनिवर्सरी थी। बहुत ही फेमस फाइटर रहे हैं, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। 11 जून 1987 इनका जन्म हुआ था यूपी के अंदर, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आर्य समाज को इन्होंने 1875 में ज्वाइन किया था। आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन इनके माइंड में आया जब इन्होंने रीड किया अबाउट द डेथ सेंटेंस दैट वाज अवॉर्डेड टू भाई परमानंद, right? So he was 18 then and he vented his anguish through his poem मेरा जन्म। इनके जो आइडियाज थे, जो इनके मेथड्स थे, दैट वर ही बिलीव्ड इन रिवोल्यूशनरी मेथड्स, जो कि गांधीयन मेथड से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में ही रहे हैं। 1920 में ही फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विद सचिंद्र नाथ सान्याल एंड जदू गोपाल मुखर्जी। इनका काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन रोबरी केस अपने 1925 में जो हुआ था सबने सुना है, तो ही वॉज ऑल्सो कंपेनियन विद चंद्रशेखर आज़ाद एंड अशफाकुल्ला खान। इनकी जो फ्रेंडशिप रही है विद अशफाकुल्ला खान और विद अदर फेलो रेवोल्यूशनरी पोइट्स, तो वो हारमोनी को सिंबलाइज करता है, और इन्होंने अपने ज़िंदगी में एम्फोसाइज किया है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बात करी है, टू सर्व द नेशन। और यहाँ पर इनकी पोइट्स जो राइटिंग्स होती थी, जो पोइट्री होती थी, दैट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न फॉर सोसाइटल इशूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी। Later, 19th of December 1927, he was hanged at Gorakhpur jail, और river Rapti he was cremated on the banks, and this site was rechristened as Rajghat बाद में। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसलिए जो इंडेक्स की बात करनी है वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, बहुत ही इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स को। बाकी आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।